हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना आसियान कंट्री के बारे में। ठीक है, तो अभी जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे, वो जो चैप्टर अपना 4th है 12th क्लास की एनसीईआरटी का, तो इसमें यूरोपीय संघ की बात हम लोग कर चुके हैं कि यूरोपीय संघ में मतलब पहले यूरोपीय संघ नहीं बना था, राइट। पहले हम मतलब देखे भी हैं कि वो कैसे उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं थी। बाद में अमेरिका की हेल्प से क्या होता है कि मतलब उसे थोड़ा ये है कि ऊपर उठने का मौका मिलता है और बाद में जाके यूरोपीय संघ का गठन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी भी आती है जबकि यूरोपीय संघ, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है 1992 में जाके किसका, यूरोपीय संघ का आपका क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रियां, इन्हें आप याद रखिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन कौन सी कंट्रियां इनमें हैं। ठीक है, जैसे स्वीडन है, आपका फिनलैंड है। और यहाँ पे हम बात करें तो मैंने कल आपको कुछ बाल्टिक कंट्रियों के बारे में बताया था। और जैसे ये एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें यदि जो भी नहीं लिखे होंगे वो लिख लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि बाल्टिक कंट्रियों के नाम से आप क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको सीधे से पता चलेगा। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप, तो पॉलिटी पर ही फोकस करें, क्योंकि हमारे चैप्टर में जितनी भी बातें हैं तो सिर्फ एक जो राजनीति भी, वो हमारे हर एक चीज़ से, चाहे वो आर्थिक की बात करें, चाहे राजनीतिक की, चाहे आप धार्मिक की बात करो, सर हर चीज़ को हम यहाँ पे लिंक करके ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है आपका एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। ठीक है, इसे बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पे आता है पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इन मतलब कि स्लोवाकिया हो गया, हंगरी। ये जितनी भी आपकी यूरोपीय कंट्री आपको जितनी भी दिख रही हैं, ये यूरोपीय कंट्री हैं। ठीक है, इन सब में क्या है कि ये आपके, यदि हम बात करते हैं तो किसमें है, यूरोपीय संघ में सम्मिलित है। अब उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आसियान कंट्री। ठीक है, आसियान कंट्रियों के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका गठन होता है और कैसे कौन कौन सी कंट्रियां इसमें शामिल है। ठीक है, एटलस आज भी आपको खोल के अभी मेरे साथ बैठना है, जहां भी हो आपका ढूंढ के सामने रखिए। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, आसियान का यदि हम बात करें, फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये क्या है आपका, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें यदि, तो आपके ख्याल में कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए। यानी कि आप वो वर्ल्ड मैप जब खोलेंगे उसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आना चाहिए था। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अभी मैप खोल के बैठिएगा आप लोग, और इसमें हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के से पहले क्या हुआ था पहले, और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा क्या हुआ, बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेश का शिकार हुआ, तथा क्या हुआ, भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। और इसमें से क्या हुआ कि युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि इस शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा, और टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे नहीं था। और इसके बाद हम बात करें तो वार्डुंग सम्मेलन यहाँ पे होता है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन आया है, मैं आशा करती हूँ कि आप में से जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें ये बखूबी पता होगा। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है वो बिल्कुल ना घबराएं, आप पुराने वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, क्या इसमें क्या बातें कही गई थी। तो इसी के चैप्टर में, आप फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि वगैरह जो थे, इसमें क्या माध्यम से क्या हुआ कि एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास, अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। और क्या हुआ कि इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ओवरऑल आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि जैसे यूरोपीय संघ यानी कि जो पश्चिमी वाले थे,
उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन बेटर नहीं थी, अमेरिका ने हेल्प किया। इसी तरीके से जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र थे उनकी भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सिर्फ एक कंट्री शामिल नहीं थी, हर कंट्री उसमें शामिल थी, कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्ट रूप से तो कुछ इनडायरेक्ट रूप से। अब इसमें समस्या क्या थी कि जब हम युद्ध में शामिल होते हैं, हमारी आर्थिक रूप से यानी कि जान माल हर एक चीज की हानि ऑब्वियस है कि होती ही है, चाहे वो शत्रु के हो चाहे मित्र के हो, ठीक है। यानी कि यदि आपका दुश्मन है, आपसे युद्ध कर रहा है, तो उसकी भी हानि होगी और आपकी भी हानि होनी ही होनी है। और इसीलिए इनका भी जो इकोनॉमिकली कंडीशन था काफ़ी मतलब बुरा हो चुका था। और इसके चलते इन्होंने क्या किया कि एक संगठन बनाया जिसे आप कहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई जो या कि संगठन, या हम बात करें आसियान, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे 1967 में क्या हुआ कि क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। कितने देशों ने मिलके? 5 राष्ट्रों ने मिलके। कब? 1967 में, ठीक है। आसियान के बारे में आज जो फैक्ट हैं आप गूगल से सर्च करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे जो इसकी पूरी थ्योरी है वो हम लोग समझने वाले हैं अभी कि क्या कैसे इसका निर्माण होता है, बट कुछ जो फैक्ट हैं कि हेडक्वार्टर वगैरह, क्या मुख्यालय कहाँ पे है, कौन इसके हेड होते, कितने स्थायी मेंबर हैं, कितने अस्थायी मेंबर है, वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाता है यहाँ पे कि 1967 के इस क्षेत्र के 5 देशों ने क्या किया कि बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश कौन कौन से थे? जब पहले 5 ही कंट्रियां थी इसमें शामिल, ठीक है। कौन कौन सी थी? इंडोनेशिया थी, मलेशिया थी, फिलीपींस थी, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आसियान का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। मेन टारगेट इनका था आर्थिक विकास को मजबूत करना, ठीक है। क्योंकि हम संगठन क्यों बना रहे थे? क्योंकि हम अकेले अब कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हमें ज़रूरत थी कि हम सब मिल के करें तभी कुछ हो सकता है। और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के यदि हम कायदों को देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कायदों के आधार पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था। और बाद में क्या हुआ कि बाद के वर्षों में ब्रुनेई और दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए। और क्या हुआ कि इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई, ठीक है। बाद के वर्षों में कुछ समय बाद ही 5 कंट्रियां और शामिल हो गई और तब जाके इनकी संख्या 10 हो गई। और यूरोपीय संघ क्या हुआ कि यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसी की तरह क्या किया इसने कि या तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कोशिश की या अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। यहाँ पे क्या हुआ कि औपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने क्या किया कि काफ़ी यश कमाया। यानी कि उसने क्या किया कि यहाँ पे ना तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने की कोशिश की और ना ही उसने क्या किया कि सारे हक हम अपने हाथ में लेने, ऐसा कोई उसका टारगेट नहीं था, प्रभुत्व की बात नहीं थी। सीधे था कि वो थोड़ा सा मतलब जो भी हेल्प बन सकती है उसको करने के लिए ये आगे आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि आसियान शैली, ये आसियान शैली जो था, एशियन वे था का यहाँ पे मतलब कि ही कहा जाने लगा था। और आसियान के कामकाज के राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को क्या किया कि आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। यानी कि स्टार्टिंग में इसका टारगेट क्या था कि हमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद हम ये सारी चीज़ें करेंगे सामाजिक आर्थिक, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, यदि आपने कल का वीडियो देखा हो, कि जब क्या होता है कि हम खाली पेट होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ भोजन की ज़रूरत होती है। हमें कोई शानो शौकत उस टाइम हमें ये नहीं सोचता है कि हम जाके एसी में सो लें या हमें अच्छा आरामदायक बिस्तर मिल जाए या हमें हमारी मनपसंद चीज़ें मिल जाएं या हम गोवा घूम आए या हम मनाली चले जाएं। हमारे मन में बिल्कुल भी ऐसी इच्छाएं नहीं पनप सकती हैं जब तक कि हम अंदर से एनर्जी हमारे नहीं होगी, हमारी भूख नहीं मिटेगी, तब तक हम ये सारी चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। एक गरीब को देखिए कि वो क्या करता है, सिर्फ इतना ही कमा पाता है बेचारा कि हम किसी तरीके से सुबह कमा रहे हैं तो शाम को खाना मिल जाए हमें।
उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती और कि हम मनाली चले जाएँ, कुल्लू चले जाएँ या हम अमेरिका घूम आएँ। ऐसी कोई भी उसकी इच्छा नहीं होती है, ना ही वो पालता है। क्योंकि उसे पता है कि हम इतना कर रहे हैं, इतने में हमें सिर्फ़ खाने के लिए ही है, हमारी भूख मिट जाए इतनी बहुत है। ठीक है? तो इसमें से और ये सारे ऐशो-आराम बा कब आते हैं? जब हम थोड़ा अच्छे बन जाते हैं, किस तरीके से आर्थिक कंडीशन बेटर होती है, तब हमारे दिमाग में आता है, हमारी जब भूख मिटती है, बेसिक नीड हमारी जब कंप्लीट रहती हैं, तब हम आगे की सोचते हैं कि अब हमें आगे करना चाहिए। ठीक है? पहले हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। ये हम सबकी बात है। उसी तरीके से यहाँ भी कि अब देश की कंडीशन खराब हो रही थी, हर एक देश की, तो इनके ये तो नहीं था कि हम बहुत भाईचारा निभाएँ, ये करें, वो करें। अब ये था भैया कि किसी तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है? उसके बाद हम राजनीति बहुत कर लेंगे और इनका भी यही टारगेट था। हालाँकि भाईचारा के तहत ही ये सारी चीज़ें हुई, बट मैं यहाँ पे जो ये समझाना चाह रहे हैं कि मेन टारगेट था कि हम राजनीति ना करें, अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले हम क्या करें, जो हमारी स्थितियाँ खराब हैं, उन्हें हम सब मिलके बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है? अलग-अलग रह के कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट एक साथ करेंगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। और इस तरीके से क्या हुआ कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देश के समूह आसियान ने क्या किया कि अब अपने उद्देश्य को ये आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया और 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कि क्या हुआ कि कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता-जुलता था। और आसियान सुरक्षा जो था आपका समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित था। 2003 तक क्या हुआ कि आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने क्या किया कि शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, मतलब बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। और आसियान देशों के मतलब आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में क्या हुआ कि तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। ठीक है? देखिए आसियान जो था किस तरीके से बनता है, यूरोपीय संघ की तरह ही आप देख सकते हैं कि ये पहले बनता है, मतलब कि काफ़ी समस्याओं के बावजूद ये इतना ऊपर तक उठता है और यहाँ पे और भी कई सारे इसके पिलर्स अपने तैयार कर लेता है। और बुनियादी रूप से क्या होता है कि आसियान एक आर्थिक संगठन था, यानी कि मेन ये क्या था, किसके लिए बना था, ये एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। और आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका जो विकास है तो क्या है, इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में काफ़ी तेजी से वृद्धि भी हो रही है। यानी कि कह सकते हो कि थोड़ी जो विश्व की हाई फाई लेवल वाली इकोनॉमिक कंट्रियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं इसका कम है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी तेज़ी से तरक्की भी कर रहा है। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि उनके जो राष्ट्र के मेंबर्स हैं वो भूखे मर रहे हैं। और क्या हुआ कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके यानी कि इस इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या करना है, मदद करना है। और यदि आप देखेंगे कि यह जो संगठन है इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूद व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। ठीक है? यानी कि जो भी अभी आप देख सकते हैं कि ये जो संगठन के क्षेत्र में जो भी कुछ आर्थिक विवाद हैं, उन्हें निपटाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं कर सकता है ये करेगा। अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी ये अस्तित्व में है, क्योंकि और आप देखेंगे यहाँ पे कि आसियान ने क्या किया है कि निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुफ्त व्यापार के क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। किस किस में, निवेश में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं और सेवा, यानी कि सेवा का आदान प्रदान, श्रम का, निवेश का, इनके लिए मुफ्त छूट दी गई है। और इसमें बात की गई है कि इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी मतलब की थी। और उसके बाद यहाँ पे अब क्या हुआ है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ये बढ़ता हुआ, उभरता हुआ एक सुनहरा सा
चमकीला सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्र निकल रहा है। और इसमें क्या हुआ कि इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को मतलब प्रमुखता दी गई है और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। और आप देख सकते हैं कि इसी तरकीब से आसियान ने क्या किया है कि कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। ठीक है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से भूमिका निभा रहा है। ये इसमें क्या बताया गया कि इसके विजन दस्तावेज जो है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी, ठीक है, भूमिका को प्रमुखता दी गई है। और आसियान द्वारा अभी टकराव, यानी कि आप देखेंगे कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात सामने आती है आपके कि इसी तरकीब से आसियान ने क्या किया, कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। और आप देखेंगे कि पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से इसने वार्षिक बैठक आयोजित कर दी। यानी कि सन 1999 से पहले कभी कभार बैठक जो होती थी उससे ये क्या कर दिया कि हर वर्ष हम यहाँ पे बैठक करेंगे। और काफ़ी प्रॉब्लम्स इसने सॉल्व भी किया है। और आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से आप देखेंगे कि भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने क्या किया है कि इसे और भी आकर्षक बना दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन सी कंट्री है, उसमें भारत भी आएगा अपना। अब क्या हुआ है कि शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने क्या किया कि आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। और भारत ने क्या किया कि 2 आसियान सदस्यों यानी सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। यानी कि कौन, भारत। ठीक है, किसके किसके साथ, ये आसियान कंट्री है, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार करने का समझौता किया है। भारत आसियान के साथ ही मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। और आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। एकमात्र ही ऐसा संगठन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं या अपने एक क्षेत्र के लिए नहीं, विश्व के राष्ट्रों को भी यहाँ पे अपना एक राजनीतिक बातचीत रखने का ये यहाँ पे अवसर देता है। आसियान कंट्री पे आप देख लीजिए कि कितने राष्ट्र शामिल हैं। ये आपका हो गया रूस, मंगोलिया, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रूस मंगोलिया के बाद चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पहले जो बर्मा के नाम से जाना जाता था, लाओस है, थाईलैंड है और कंबोडिया है, वियतनाम है, हांगकांग है, फिलीपींस है आपका। यहाँ पे आप देखेंगे कि जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। ठीक है, ये एक होमवर्क आपके लिए है। यहाँ से कितने डिग्री चैनल इससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऊपर आपका उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। ठीक है, चाइना से सटी हुई कंट्रियाँ हैं ये। और इसके बाद यहाँ पे आपका जापान आता है। प्लीज़ बताइएगा कि मतलब कितने डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करती है। अब क्या आता है यहाँ पे, फिलीपींस आपका ये आ गया। उसके बाद आपका आएगा ये पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर है आपका, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई मलेशिया है आपका और मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है आपका। तो ये सारे आप देख सकते हैं राष्ट्र जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं। ठीक है, आप जब वर्ल्ड मैप खोलिए अभी, और जब वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे ये आपका पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, ये आपकी पूरी मतलब धरती है, पूरा विश्व है। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, 1 मिनट मैं इसमें ऐसे बना रही हूँ, ये जो आपका मान लीजिए कि पूरा आपका क्या है, विश्व है। ठीक है, अब इसमें से हम यदि देखते हैं बात करें जो आपका इधर वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है, इतना रीजन जो है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा, यदि आप ऐसे चाहेंगे और ऐसे करेंगे तो ये आपका क्या कहलाता है। इसमें हम देखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा। मैं कुछ इसी तरीके का दिया हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्यों कहा गया, ये ईस्ट है। ठीक है,
इधर वाले हम बात करते हैं, ये जो इधर की कंट्रियां हैं इसको आप क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इधर की जो है इसे आप क्या कहेंगे? जो आपका है नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, और इसे आप क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये कंट्रियाँ कहाँ की सम्मिलित हो रही हैं। ये विश्व है पूरा, आप इसमें दिखाई दिया। अब हम यहाँ पे यदि देखें कि जो हमारी ये कंट्री है, ठीक है, भारत वगैरह यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ से रसिया, क्या आपको बात की गई है? दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री, ठीक है। एशिया ये पूरा है, इतना आपका एशिया आता है, ये इधर का एशिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप कि ये दक्षिण पूर्व है, ये एशिया पूरा यहाँ से आएगा आपका। एशिया में आपको दिख रहा होगा कि ये रूस हो गया, ठीक है। रूस के बाद आपका क्या आता है? चाइना आता है। चाइना के बाद आपका मंगोलिया आता है। ये मध्य कंट्रियों को नहीं लेना है, इसमें एक बार मैं फिर बना रही हूँ, काफ़ी वो हो गया है, इसको आप मध्य कंट्री बिल्कुल शामिल मत करना, ठीक है। यहाँ से ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, ठीक है। ये ईस्ट है आपका, और ये वाला क्या है आपका? वेस्ट है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसमें से मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी ये कंट्रियां हैं, यहाँ से जो है आपका ये क्या है? एशिया वाला पूरा पार्ट है, ठीक है। एशिया वाले रीजन में आप देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो यदि, तो इससे कहीं ना कहीं ये इंडिया आपका, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये रसिया आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंट्रियाँ हैं जिन्हें हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एशिया में ही आती हैं, ये एशिया में ही आएगी, बट ये मध्य भारत के नाम से हैं, जो मध्य एशिया, ठीक है, मध्य भारत नहीं, मध्य एशिया। और इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य एशिया वाली जितनी भी कंट्रियां हैं, फिर आपका, अब ये थोड़ा यहाँ इसमें स्लाइड छोटी पड़ रही है तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आपका यूरोप हो जाएगा, ये एशिया आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्या है? यूरोप हो जाएगा। फिर आपका ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये आपका पूरा हो जाएगा अफ्रीका, और इधर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इस मैप में इतना आ रहा है तो इतना ही है। तो इसमें से आप यदि देखेंगे, ये हम देख पा रहे हैं यदि, तो यहाँ से पूरा एशिया वाला जो रीजन आया, ठीक है। तो इसमें से क्या दिखाया गया आपको? यहाँ की जो कंट्री अभी मैंने बताया मध्य एशिया की है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। ये कंट्रियाँ कहाँ की हैं आपकी? क्या कही जाती? मध्य एशिया की कंट्री कही जाती है। मैंने आपको बताया भी था कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनको आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, एशिया की ही कंट्री है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई देश का मतलब क्या है? कि सिर्फ इधर के शामिल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ के कहाँ के शामिल हो रहे हैं इसमें? ये इधर वाले शामिल हो रहे हैं। इनमें आएगा आपका रूस, मंगोलिया, चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तो इधर इसके वेस्ट में आ जाता है। उसके बाद आपका भूटान भी आएगा, म्यांमार भी आएगा, लाओस भी आएगा, हनोई भी आएगा, वियतनाम भी आएगा, थाईलैंड भी आएगा, कंबोडिया भी आएगा। यहाँ पे आपको जितने दिख रहे हैं ये फिलीपींस आएगा, जापान आएगा, और जापान के बाद दक्षिण कोरिया आएगा, उत्तर कोरिया आएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का आप अभी यदि लोकेशन मैप खोले हो तो देखेंगे कि यहाँ पे पीला सागर है इसके वेस्ट साइड में, और इसके ईस्ट साइड में जापान सागर है, ठीक है। आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे जो ये दक्षिण कोरिया है इसके इधर साइड पीला सागर है, इसके इधर साइड आपका क्या है? जापान सागर है। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। और इसके नीचे क्या है? नीचे भी इसके क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे पूर्व चीन सागर है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आसियान में कौन कौन सी कंट्रियाँ अब आप समझ गए होंगे कि शामिल है? ये आपकी फिलीपींस, ब्रुनई, ये जितना भी है ये सब शामिल है, ठीक है। तो अब मध्य एशिया वाली कंट्रियों को आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, इतनी बात आप समझ जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें यदि देखेंगे जो आपको बताया गया है यहाँ पे कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, जो चीनी अर्थव्यवस्था है उसका उत्थान किस तरीके से होता है। इसमें क्या है कि हमने जो बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन को और यदि रुख करें, आप चाइना देखेंगे मैप में भी आपको काफ़ी बड़ा वो दिखाई दे रहा था। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के
उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून दिया गया है। वो ठीक तरीके से आपको समझा भी रहा है, ऊपर ही दिया गया था कार्टून, ठीक है। और 1978 के बाद क्या हुआ है कि बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर आप देख सकते हैं। और आर्थिक पूंजीवादी दुनिया के यानी कि दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इससे ऐसे क्या हुआ कि ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों को उसमें वहाँ नहीं था, यहाँ से है। इसमें क्या था कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन ने क्या किया कि बाद से चाइना सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, ठीक है। यानी कि आर्थिक सुधार हुआ, चीन भी इसका मेंबर है। अब क्या होता है कि जब आर्थिक सुधार होता है चाइना सर्वाधिक तेज़ी से वृद्धि करता है और माना जाता है कि इस रफ्तार के चलते 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जिस तरीके से चाइना चल रहा है और अपना रहा है कि सीधे ना तो हम वो वही नरसिंह भगवान वाली हालत है कि ना दिन में मारेंगे, ना रात में मारेंगे, ना अस्त्र से मारेंगे, ना शस्त्र से मारेंगे, ना हम ऊपर मारेंगे, ना नीचे मारेंगे। तो वही वाला चाइना भी कर रहा है, ठीक है, कि मार भी रहा लोगों को, महाशक्ति बनने की कोशिश भी कर रहा है और कह भी रहा है, उसका हाथ पैर सब साफ है कि हमने तो कुछ किया नहीं है। यानी कि परमाणु हथियार मत चलाओ भाई, आप कोई हथियार मत चलाओ, जैविक हथियार ही चला दो, काफ़ी है। एक को क्या, एक दुश्मन कंट्री को क्या, वो सारी दुश्मन कंट्रियों को निपटा देगा, वो मित्र कंट्रियों को भी, दुश्मन कंट्रियों को भी, ठीक है। जैसे कोविड अभी बिल्कुल उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि ये चाइना की ही देन है जो आज पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया है। सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, पूरी दुनिया त्रस्त है, ठीक है। तो ये चाइना के ही कर कमलों का कमाल है यहाँ पे। अब क्या हुआ है कि तभी बताया जा रहा है कि अमेरिका से भी आगे निकल सकता है 2040 तक, ठीक है। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका जो प्रभाव बहुत बढ़ गया है और इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आप देखेंगे कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद क्या हुआ था, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी ये? आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। सोवियत संघ में क्या चल रहा था? साम्यवाद ही चल रहा था और आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े साम्यवादी चीन ने क्या किया, अब जाके यहाँ पे पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इसने क्या किया कि पूंजीवादी जितने भी दुनिया थी उनसे थोड़ा दूरी बनाई और ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, ठीक है। और अब क्या हुआ कि हाँ, थोड़े समय तक इससे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने क्या किया कि विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग करने पर जोर था। देखिए, चाइना की जो राजनीति है, चाइना की जो रणनीति होती है, राजनीति नहीं कह सकते आप, उसकी रणनीति कह सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से उसने क्या किया। सबसे पहले हम किसी से मदद नहीं लेंगे, हम सबसे अलग रहेंगे। देखिए, हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे? अभी मैं आपको बना बनाया दे रही हूँ। मैंने आपको कहा कि आसियान कंट्री आपको कंप्लीट करनी है, यूरोपीय कंट्री आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि जब सारी चीज़ें हमें ही कंप्लीट करनी है तो फिर मैं इससे क्यों सुनूं, ठीक है। फिर इनको सुनने का क्या फ़ायदा, यानी कि आप मेरे को क्यों सुनो? फिर आप तो खुद ही ऐसा दिमाग में, बिल्कुल बहुत ऐसे चंचल दिमाग के होते हैं जिनके दिमाग में आता है कि जब ये फालतू की बकवासी कर रही है तो हम इससे क्यों सुनने आए, हम तो खुद ही कर लेंगे फिर। तो अब इसमें से देखिए क्या होगा कि ये दिमाग आया और उसके बाद आपका क्या हुआ कि आपने इधर से तो बिल्कुल रास्ता तोड़ा और आगे जाके क्या हुआ कि अब आपको समझ में चीज़ें आ नहीं रही, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि यही करना है, ठीक है, आप कर सकते थे। अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने कह दिया कि भैया आपको ऐसा करना, मैंने खुद ये कहा कि आपको ऐसा करना, आप क्या करेंगे? ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि बस आपको एक रास्ता मिल गया है कि जैसे सोवियत संघ ने इसकी कुछ हेल्प की और इससे क्या लगा कि अब हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने ढूंढने की कोशिश की कि भैया हम इतना ज़्यादा इस पे डिपेंड नहीं होंगे कि आप पूरे तरीके से हम पे डिपेंड हो जाओ कि मैं आपका यूपीएससी क्लियर करा दूँगी। तो मैं क्या, कोई टीचर गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वो यूपीएससी क्लियर करा देगा बिना आपकी मेहनत के,
ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि अब ये उनका सहारा छोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं, खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि नए नए तरीके ढूंढते हैं। किस तरीके से, जब आप खुद से पढ़ेंगे, आप आसियान कंट्री जब पढ़ेंगे, उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें, एक जो थॉट प्रोसेसिंग होती है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगी आपको, क्योंकि चीज़ें आप पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, आप खुद से सर्च कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका दिमाग लग रहा है, और दिमाग जब वर्क करेगा तभी आप सोच पाएंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। चाइना ने भी यही रणनीति अपनाई। उसने क्या किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बना बनाया ना खाने की बजाय हम खुद से बनाने की कोशिश करें। खेती करता था, खेती करने से जो भी पैसा आता था उससे ये क्या करता था, दूसरे देशों से कर्ज लेने की बजाय, दूसरे देशों से उधार लेने की बजाय, दूसरे देशों के शरण में जाने की बजाय थोड़ा उनका देख के, ठीक है, थोड़ा उनसे सीख के कि हम कैसे आगे बढ़े, और उस हिसाब से इसने क्या किया कि अपने जो इस तरीके के मॉडल तैयार किए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर घर में चाइना मॉडल है, हर घर में चाइना का सामान है। आपके घर में बिना चाइना के सामान में, आप कितना भी देशभक्त बन जाओ ना, बिना चाइना के सामान के आपका गुजारा होगा नहीं। मोबाइल अभी जो यूज कर रहे हो आपके हाथ में, हो सकता है वो भी चाइना का हो, आपके यहाँ ट्रे है वो भी चाइना की है, प्लेट है वो भी चाइना की है, जो फाइबर वगैरह के आते हैं, प्लास्टिक का सामान है वो भी चाइना का है, आपके यहाँ खिलौने हैं वो भी चाइना के हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना, यदि चाइना से हम आयात निर्यात बंद कर देते हैं तो क्या सिचुएशन होने वाली, क्या क्या बंद करेंगे हम, ठीक है। तो चाइना ने किस तरीके से अपना विकास किया, हमने क्या किया कि भैया हमें लगा कि हम मतलब नहीं कर सकते, तो हम क्या सोचते हैं, चलो कहीं से किसी की मतलब हेल्प ले लेते हैं, क्या दिक्कत है अपना दिमाग खर्च करने की। हमने कर्जा ले लिया, काम चल रहा, फिर ख़त्म हुआ, फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत है। कर्जा लिया, कर्जा पटा रहे हैं, अब उसके आगे कुछ है नहीं, महाशक्ति तो बनना छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो और लेकिन इसने क्या किया कि हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे, और किया भी, ठीक है। ये जो चाइना की रणनीति है कहीं ना कहीं इससे सीखने लायक भी है। आप इसमें से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी, कभी आंसर राइटिंग करना हुआ तो आप लिख सकते हैं कि चाइना से हम सीख भी सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी है। अब देखेंगे यहाँ पे कि सरकारी नियंत्रण के बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था, और चूँकि इसके पास क्या था, विदेशी बाज़ारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। देखिए कमी थी इसके पास, ठीक है। इसलिए चीन ने क्या किया कि आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया। देखिए भैया कितना होशियार है। हमारे इंडिया से ना आप देखेंगे कि जो चाइना का इंडिया का व्यापार चलता है तो निर्यात हमारे यहाँ से बहुत कम होता है। हमारे यहाँ से चाइना के लिए, चाइना किसी भी कंट्री से निर्यात बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करता है, लेकिन आयात वो बहुत ही ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। और उसने क्या किया कि यहाँ पे जैसे मैं इसमें बात करूँ, सॉरी, आयात निर्यात थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला है। यानी कि निर्यात का मतलब क्या हुआ कि हम जो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, चाइना हमारा जो प्रोडक्ट है चाइना पे जाएगा, वो आयात कहलाएगा, ठीक है। लेकिन चाइना आयात बहुत कम करता है, निर्यात बहुत ज़्यादा करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मुझे थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो ये मॉडल है ना, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बाहर से चीज़ें हम मंगा रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मोबाइल आप चाइना का यूज कर रहे हैं, आप के घर में जो किचन का सामान ही आधे से अधिक चाइना का है, बच्चों के खिलौने चाइना के हैं। तो हम क्या करें कि यदि हम उसे घरेलू स्तर पर तैयार करने लगे, जो अभी आत्मनिर्भरता का या आत्मनिर्भर का डंका पीटा जा रहा है कि हम वोकल फॉर लोकल, हम घर पे ही निर्माण करें उस चीज़ों का, हम खुद से निर्माता बने, विदेशों से आयात हमारा कम होगा, तो आर्थिक स्थिति हमारी बेटर होगी। अब कहीं ना कहीं हम उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ देखिए, चाहे वो दुश्मन कंट्री हो चाहे मित्र कंट्री हो, जब भी कहीं से अच्छी बातें मिल रही, हमें बिल्कुल बेझिझक उसे कहने से नहीं रुकना चाहिए कि यदि हम चाइना के मॉडल पे चल रहे हैं तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, चल रहे हैं, सच्चाई है, दुनिया को पता है कि चाइना क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि उसने जब आयात को रोक दिया और क्या जुगाड़ लगाया कि हम घर पर ही अपना
जो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं उसे यहीं पे हम इसका उत्पादन करते हैं। और इस मॉडल ने क्या किया कि चीन के अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित यानी कि देशों में से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी क्या हुआ, 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ, सब चीज़ें चल रहा था, बेहतर चल रहा था, सारी चीज़ें थी। जो डेवलप कंट्री थी उनसे भी ये यहाँ के लोगों को रोज़गार देने में भी निकल गया। देखिए जब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का जितना भी ज़्यादा हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है इनका उत्पादन करेंगे, उससे क्या होगा हमें कि रोज़गार, लोगों को हम रोज़गार भी देंगे, क्योंकि कोई तो ऐसा है नहीं कि हमारे सपना आया और हो गया काम, लोग करेंगे ना, करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब रोज़गार चाइना बहुत अच्छे तरीके से दे भी रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका भी इसमें पीछे था, लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहा था अपने देश वालों को। ठीक है, जिस तरीके से चाइना ने अपनाया और जिस तरीके से उसने दिया, लेकिन पानी फिर किस में गया कि 2 से 3% यहाँ पे जो था वार्षिक वृद्धि इस दर पर, मतलब ये जो जनसंख्या की 2 से 3% वार्षिक वृद्धि दर हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इसमें पानी फेर रही थी। अपने इंडिया में भी काफ़ी जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, यहाँ एमपी में तो अब बात कर दी गई है, आप लोग जो भी एमपी के थोड़ा सतर्क रहिएगा कि जिनके पहले से बच्चे थे उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादियां होगी, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो करना चाहते हैं, उनके यदि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो ऐसी पोस्टें हैं गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अभी जो पोस्ट में है भी उनकी शादी नहीं हुई है, शादी होने के बाद उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग जो भी एमपी के हों प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बढ़ ना पाए। ठीक है, 2 ही रहें, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, 2 ही अच्छा है, अपने इंडिया का नारा है। तो यहाँ पे आपको ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे आप याद रखिएगा कि अब जो भी है, क्योंकि पहले जिनके हो गए उन्हें मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप उसे 2 से ज़्यादा पैदा भी नहीं कर सकते हो, तो ये बात आपको याद रखनी है। और हो सकता है कि आप लोग चेक करिएगा, आप लोग जिस भी स्टेट से आते हों तो वहाँ पे अदर स्टेटों में अदर स्कीम निकालते रहते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट भी, देखिएगा। और चाइना ने तो क्या स्कीम निकाल दिया कि एक ही बच्चा होना चाहिए। चाइना में जब इतनी वृद्धि दर बढ़ रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर, भाई कितने को रोज़गार दोगे, कितने की हम भूख मिटाएंगे। तो डेली जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या भी एक हमारी आर्थिक कंडीशन जो ख़राब हो रही है, अच्छी हो रही है, उसमें भी रोल निभाती है। ठीक है, उसने कह दिया चाइना ने कि अब एक ही बच्चा पैदा करोगे। ठीक है, अब जब एक बच्चे का प्रावधान चाइना में रखा गया, चाइना की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम बात करते हैं भारत युवाओं का राष्ट्र है, वहीं पे चाइना जो है वृद्ध व्यक्तियों का राष्ट्र बन गया। ठीक है, तो अब उसकी ऐसी स्थिति बन गई कि वो खुद छोड़ दे रहा। न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो कभी कभार आया होगा आपको देखने में कि चाइना अपने जो वहाँ के सर्वेंट हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी आदमी काम करते हैं, उन्हें 1-1 महीने की छुट्टी देता है कि आप घर में जाइए, आराम से रहिए और कम से कम एक बच्चा तो पैदा होना ही चाहिए। ठीक है, तो कपल्स जितने भी होंगे उन्हें बाकायदे छुट्टी वगैरह देता है, क्योंकि चाइना वृद्ध व्यक्तियों का देश बनता जा रहा है, क्योंकि एक ही बच्चे का प्रावधान था, किसी के हुए भी किसी के नहीं हुए। तो ये भी गलत बात है, मतलब कि कहीं ना कहीं फिर बैलेंस बिगड़ता है। जनसंख्या भी ज़रूरी है, सारे बुढ़े ही बुढ़े हो जाएंगे तो वो भी काम सही नहीं है ना। अब इसमें से क्या हुआ कि विकास के लाभ से वंचित जा रही थी और खेती का जो पैदावार उद्योग की पूरी ज़रूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित, यदि हम देखें कि आर्थिक के संकट की चर्चा कर चुके हैं, और ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा और इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। ठीक है,
इतना सब कुछ करने के बाद भी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि हम इतना करके खुद का भी पेट नहीं भर पा रहे थे। अब क्या हुआ कि चीनी नेतृत्व ने क्या किया कि 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए और चीन ने क्या किया 1972 में अमेरिका के संबंध में, मतलब कि अमेरिका से संबंध बनाकर अपने 1972 में अपना कदम उठाता है कि भैया अब बाहर निकलना पड़ेगा। आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया, यानी कि जो आर्थिक एकांतवास इसका चल रहा था उसे ख़त्म किया। कितना अच्छा वर्ड ये दिया गया है, आर्थिक एकांतवास, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने क्या किया कि कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता डेंग श्याओपेंग, ठीक है, ये चाइना के नाम कसम से पढ़े भी नहीं जाते हैं, तो ये जो नाम था यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि चाइना के नाम ऐसे होते हैं, डिंग चिंग पिंग, ठीक है, मतलब बर्तन, शायद उसमें ऐसा होता भी है, मुझे लगता नहीं होता भी है, मैंने कहीं से सुना है कि उसमें नामकरण ऐसे होता है कि जो बर्तन होते हैं ना स्टील के, उनको क्या करते हैं, जोर से धक्का मारते हैं, उससे जो भी आवाज़ आएगी, डिंग पिंग चिंग, जितनी भी आवाज़ आएगी वहाँ के लोगों का नाम रख दिया जाता है। नामकरण उनका शायद ऐसे ही होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है, आप लोग कहीं से पता करिएगा। लेकिन मैं किसी अच्छे इंसान के मुँह से ही सुनी हूँ कि चाइना का नाम कहीं ऐसे ही होता है, नामकरण जो होता है। तो हम लोगों के यहाँ पंडित वगैरह रखते हैं, वहाँ पे बर्तन रंगा, वो उसको क्या करते हैं, बर्तन को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, लुढ़काएंगे या आपस में टकराएंगे और जो उससे आवाज़ निकलेगी वही उनका नाम होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें आप देखिए डेंग शाओपेंग है, ठीक है, ने क्या किया कि चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब क्या हुआ कि अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया है। अब क्या हुआ, यानी कि उसने क्या किया कि थोड़ा सा ये प्रावधान कर दिया कि अब विदेशी व्यापार भी, मतलब विदेशी लोग हमारे यहाँ निवेश करें, हम विदेश में जाके निवेश करें, ठीक है। अब क्या हुआ कि चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। शॉक थेरेपी आप और हम सब कोई पढ़ चुके हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने इसमें क्या है। अब इसमें क्या हुआ कि 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1982 से क्या किया गया कि जो कृषि थी उसका निजीकरण कर दिया जाता है और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे, यानी कि अब उसने विदेशियों को भी यहाँ आने की अनुमति दे दी। कृषि जो साम्यवादी था, साम्यवादी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का ही पूरा रोल होता है, आप कितनी भी कृषि करो, कितना भी कुछ करो, गवर्नमेंट ही उसमें पूरा अपना हक बताएगी, लेकिन उसे क्या कर दिया गया कि निजीकरण कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि खुली व्यापार व्यवस्था भी दे दी गई। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अब अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली और कृषि की निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी हुई। और क्योंकि क्या था ना, वो कहीं के भी इंसान हो, देखिए हम काम कर रहे हैं तो हमें कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, बस खाने के लिए मिल रहा, तो हमारे अंदर वो उत्सुकता नहीं रहती है, ठीक है। हम दूसरे का काम कर रहे हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे खेतों में काम तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारे लिए नहीं, गवर्नमेंट लेगी, वो अपने हिसाब से हमें देगी, तो वो नहीं रहेगा हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है एक। लेकिन जैसे ही निजीकरण किया गया, अब उन्हें क्या था कि हमारे खेतों का जो भी उत्पादन होगा वो हमारा ही होगा, हम इसे चाहे तो बेचें, चाहे तो रखें, चाहे तो सड़ा दें, चाहे तो गला दें, ये हमारे हाथ में अब होगा। और उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से काम भी करना शुरू कर दिया और कृषि की जो व्यवस्था थी वो बेटर हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इनकी जो अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बढ़ी, मतलब तेज़ी से काफ़ी बढ़ी, और उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही और व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपका FDI था उसके लिए ये क्या करता है, सबसे आकर्षक देश बनकर उभरता है। चीन ने क्या किया कि
चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है। वर्तमान समय में चीन की ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब उसके पास बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा है। एक टाइम ऐसा था कि चीन के पास कुछ नहीं था, कोई विदेशी मुद्रा नहीं थी, ठीक है। और उसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब शामिल हो गया है किसमें, WTO में। विश्व व्यापार संगठन WTO जो था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसमें शामिल हो गया है। और इस मतलब आज आपको ये भी बताना, सॉरी एक बात और आप ध्यान रखिए, WTO है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और किसे हटा के WTO बनाया गया था। सॉरी मैं इसका नाम लिखने वाली थी, पहले कुछ और था नाम उसका, बाद में WTO किया गया था, ये बताइएगा आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि पूरे देशों ने मतलब पूरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया। और अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। अब चीन बहुत आगे बढ़ चुका है भाई, अब गरीब नहीं रहा, वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला कुछ दिनों में, ठीक है। अब क्या हुआ कि चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधार का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं है, चाइना में भी यही सिचुएशन है, हर कंट्री में होता है। तो इसमें क्या हुआ कि सुधार तो बढ़ा, ओवरऑल कह सकते हैं आपकी सुधार बढ़ा, लेकिन आप एक वहाँ की जनता के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज भी वहाँ के लोग बेरोजगार हैं। इसके पीछे का रीज़न भी है, वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालत उतने ही ख़राब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। और इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। यानी कि विकास होगा तो ये सारी चीज़ें सामने तो आनी ही थी। और गांव और शहर तथा तटीय क्षेत्रों की आप देखेंगे, बात करेंगे इसमें तो बताया गया है कि मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे लोगों का जो हमारे ही देश का आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा हम लोग कहाँ मतलब गांव में ही भी आप देखें तो पहले कितनी बैठकें होती थी, लोगों की चौपाल लगती थी। आज इतना व्यस्त हो गए लोग, इतना टेक्नोलॉजी में, इतना हर अपने ही उसमें रहते हैं, किसी को टाइम नहीं रहता किसी के समस्या पे भी वहाँ पे अपनी तशरीफ़ देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा और कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। और चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ा और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। आप देखेंगे कि और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे, यानी कि जो भी इनका व्यापार है इसके आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। यानी कि व्यापार के आगे ये लोग जो भी विवाद थे उसे भुला चुके हैं। हम सोचते हैं कि भैया चीन के साथ दुश्मनी का मतलब बहुत गड़बड़ वाला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा निर्यात कर रहा हर कंट्री में, इतना ज़्यादा कर रहा है कि विश्व का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ चाइना का सामान ना हो, ठीक है। और इसमें यदि कोई भी कुछ भी कदम उठा रहा है उसे सोचना पड़ता है कि आगे हमारी स्थिति क्या बनने वाली है, सोच समझ के ही कदम उठाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। और 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने क्या किया, काफ़ी मदद की है। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी जो नीतियाँ बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। देखिए सिचुएशन, टाइम, समय, परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं कि जहाँ चीन खुद के लिए नहीं कर रहा था वहाँ आज वो दूसरों के लिए भी कर रहा है। वहाँ आज हम लोग चाइना से कह रहे हैं कि सीखने की ज़रूरत है। ऐसी चीन की स्थितियाँ आ चुकी हैं। यहाँ से आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि जहाँ आज आप बहुत कमज़ोर हो सकता है कि स्टूडेंट हो, लेकिन यदि मेहनत की जाए, कंटिन्यूटी बनाई रखी जाए तो आप एक दिन एक बहुत अच्छे हीरे के रूप में उभर सकते हो। कोई पैदाइशी महान नहीं होता है,
देखिए, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे अपनी ज़िंदगी की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, आप पूरा मतलब वही समझ सकते हो यार कि चाइना क्या था? कुछ नहीं था। आज चाइना क्या है? जो कुछ को मतलब कहीं की कंट्रियाँ नहीं है, आज चाइना वो है। पहले क्या था? कुछ भी नहीं था वो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि उसकी मतलब लगनशीलता जो थी कि हमें करना है, करना किस तरीके से करना है, और यही उसकी लगनशीलता उसे आज इतना आगे ला के रख दी कि अमेरिका भी एक बार सोचता है कि चाइना के खिलाफ बोले तो हमारा भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि जो एक टाइम पे महाशक्तियाँ हुआ करती थी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेशनल सॉरी जो आपके आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर 2 का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बहुत काम आने वाले हैं, एक एक कंसेप्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में इसमें कोई भी क्वेश्चन, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि प्री में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये प्री में क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे WTO हो गया, जैसे आपका IMF हो गया, इनके मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका मुख्यालय कहाँ है, तो ये फैक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, जोड़ियाँ मिलाने के लिए आता है। ठीक है, इनमें कितनी कंट्रियाँ शामिल हैं, आपको 4-5 कंट्रियाँ दे दी जाएंगी। अब आपको बताना है कि कौन सी कंट्री सीक्वेंस में मिलाइए या कौन सी कंट्रियाँ शामिल हैं इसमें, या आपको देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्टें निकाली जा रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप देखिएगा पेपर उठा के तो आपको समझ में आएगा, मेरी बकवास पे थोड़ी ना समझ में आएगा। पेपर उठा के देखिए आप, तब समझेंगे आप। अब क्या होता है, अभी 2020 का ही क्वेश्चन मैं अभी ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अभी मुझे ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, आप लोग देखिएगा 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पूछा गया था G20 की कंट्रियों के नाम दे दिए गए थे और उसमें बताना था कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, एक कंट्री का नहीं, जितनी भी G20 में कंट्री हैं उन सब के नाम थे और यहाँ पे आपको राइट आंसर चुनना था। इसलिए आपको ये सारे पढ़ना है, आसियान कंट्री पढ़ना है, आपको यूरोपीय संघ पढ़ना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसका जो हम लोग पूरा एक खाका तैयार कर रहे हैं, इसका जो मेन जो ये मॉडल है उसे तैयार कर रहे हैं। चीनी अर्थव्यवस्था, यूरोपीय संघ किस तरीके से बनता है, आसियान किस तरीके से इसकी उभार होता है, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप लोग यदि कवर कर लेंगे हमारे साथ तो बेटर है। और जितने भी लोग अभी तक हमसे रेगुलर जुड़े रहे होंगे उन्हें पता चल चुका होगा कि NCERT के अलावा कहीं से क्वेश्चन और आते नहीं है। ठीक है, पहले मुझे भी यकीन नहीं था, बट अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता जो कि हम लोग पढ़े ना हो, हम लोगों की नज़र से छूट के गया हो। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, एडिशनल बातें हमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे आसियान का सिर्फ इसमें से पूरा इसका ओवरव्यू भी दे दिया गया है, फैक्चुअल बातें नहीं कही गई हैं, तो फैक्चुअल बातें हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। यूरोपीय संघ का दे दिया गया कि ऐसे ऐसे बना था, अब उसकी फैक्चुअल बातें हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहीं पे हम कर लेंगे तो कोई और बुक पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गूगल बाबा है, उनकी हेल्प लीजिए, NCERT पढ़िए, बस इतना सोच रखिए पॉलिटी के लिए। और फिर आप मेरे से कहिएगा कि मैडम आज ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगी उस दिन। कितना सोर्स मैं बता रही हूँ आपको, NCERT और NCERT में जितने भी आ रहे हैं ना एडिशनल बातें आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो गूगल बाबा का सहारा लीजिए या कोई बुक हो तो उनका लीजिए और उसके बाद आप बताइएगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप पढ़े थे और वो आया नहीं है किसी भी टॉपिक से। पॉलिटी में तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और छूटेंगे तो वो आपकी कमी होगी। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से आपने तैयारी नहीं की है। और एक दिन आप ज़रूर ये सोचेंगे, जो जिनको भी अभी लग रहा होगा ना कि ये सब ऐसे ही है, फालतू का है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ क्योंकि मैंने वो गलती की है। मुझे भी कहा जाता था कि भैया NCERT पढ़ो, मैं कहती थी यार लक्ष्मीकांत पढ़ती हूँ, ये बुक पढ़ती हूँ, DD बसु भी पढ़ लेती हूँ, लक्ष्मी NCERT में क्या रखा है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ना लक्ष्मीकांत के फैक्ट मिलते हैं ना DD बसु के फैक्ट मिलते हैं। ठीक है, तब हमें क्या लगता है, और जो मेंस आंसर राइटिंग में हमें वर्ड चाहिए होते हैं वो वर्ड हमें NCERT से ही मिलते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट आपको, क्योंकि गलतियां करने वाला इंसान आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, तो मान सकते हैं आप लोग। मैं आपको बाध्य नहीं कर रही हूँ कि आप माने ही, लेकिन आप यदि सच में उस तरीके की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन, जितने अभी तक आप चैप्टर पढ़े हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए कि आपके वो कंसेप्ट जो भी थे वो क्लियर थे, तो क्या वो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको।
और वो नहीं आ रहा क्वेश्चन तो अभी 1-2 बार और पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ये समझिए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यूपीएससी के पैटर्न को समझिए। यहाँ ओनली वन यूपीएससी की मैं बात कर रही हूँ, और उसको यदि समझते हैं आप लोग तो बेहतर होगा। एसएससी अदर एग्ज़ाम के लिए ये एनसीईआरटी कोई मायने नहीं रखती। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये फालतू है, ठीक है। मैं ये खुलेआम कह रही हूँ कि आप समझ सकते हैं, जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि इसका कोई टाइम वेस्ट करना है और कोई फ़ायदा नहीं है। बट जो सीरियस स्टूडेंट यूपीएससी के लिए हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये रामबाण साबित हो जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।